श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सीताराम। Why do we fall ill? Part 2. Cause and prevention of disease. You know, as you can see in the DP, that a person is sneezing. It is understood that when we exhale, जब हम सांस लेते हैं, गहरी सांस उच्छ्वास अगर हम छोड़ते हैं तो लगभग 1.5 मीटर दूर तक उस सांस ट्रेवल करती है, 4.5 फुट तक। और अगर हम खांस देते हैं तो 2 मीटर तक जाता है, 6 फीट तक। जिस कारण से ये बोला जा रहा है कि 2 मीटर की दूरी बना के रखिए कि कोविड के कीटाणु आपसे दूर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है। और अगर छींक दे रहा है आदमी तो 8 मीटर तक जा रहा है। उसके जो कण होते हैं छींकने के, 8 मीटर तक जा रहा है। ये अलग बात है कि वो 2 मीटर के अंदर ही ज़्यादातर गिर जाता है। जो मोटे मोटे जो पानी की बूंदें निकलती हैं छींक से 2 मीटर के अंदर ही गिर जाते हैं, परंतु 8 मीटर यानी कि लगभग 25 फीट तक ट्रेवल करता है। कहने का अर्थ कि अगर इस के एक बड़े से कमरे में छींका जाए तो पूरे के पूरे कमरे में छींक उसकी प्रिवेल कर जाती है, तैर जाती है। तो कितना, और अगर वो बीमार हुआ, उसको फेफड़े में कोई बीमारी है, टीबी है, तो फिर वो जो उसके बूंद रहेंगे उसको लेके उड़ेंगे। तो कितने लोगों की बीमारियों को हमारा शरीर सह रहा है और सहते सहते हम लोगों को जिला के ले चल रहा है। तो विशेष करके उन शहरों में जहाँ भीड़ में एकदम जगह नहीं होती आदमी को खड़े होने की, वहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, आदमी रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है। हमको चाहिए कि हम अपने शरीर का साथ दें और अपने को स्वस्थ रखें। उसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि बीमारी क्यों होती है, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़ेस, उसकी रोकथाम कैसे किया जाए। कॉज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ में बी कॉज्ड ड्यू टू सेवरल रीजन्स लाइक ड्यू टू पैथोजेंस सच एज वायरस और बैक्टीरिया, और ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक म्यूटेशन, और इवन ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस। वी में क्लासीफाई द कॉजेज इन वेरियस वेज। विभिन्न कारणों से बीमारी होती हैं, कुछ रोगाणु जीवाणुओं से, कुछ किसी के शरीर में जन्मजात कोई बीमारी है, और कुछ अपनी लापरवाही से। लापरवाही से तो हम लोगों को बचना ही चाहिए। नंबर 1, इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो हम लोग कॉज ऑफ डिजीज़, बीमार होने के कारण को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज, और दूसरा इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस कॉज। पहला इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। द ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। सीधे किसी ने हमारे पास में छींक दिया और उसके कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, हमारे बीमार होने का वो इमीडिएट कॉज हो गया, तात्कालिक कारण बन गया। अब कंट्रीब्यूटरी कॉज देखते हैं। द सेकेंडरी फैक्टर्स विच लीड टू दीज ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी आर नोन एज कंट्रीब्यूटरी कॉज। वह कारक जिनके कारण से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं, सेकेंडरी कॉज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल डर्टी वाटर। अगर हम गंदा पानी से हाथ मुंह धोएंगे तो कीटाणु उस गंदगी के हमारे मुंह पर चिपक जाएंगे। पीना तो अलग बात है, वो तो सीधे शरीर में आप ले लेंगे। अनक्लियर सराउंडिंग्स, आसपास साफ सुथरा ना हो। कंटामिनेटेड फूड, बासी खाना, और बासी खाना में विशेष करके कि ठीक से थाली बर्तन नहीं मांजा गया या क्रैक है थाली बर्तन में, उस क्रैक को कभी साफ नहीं किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि टूटे बर्तन में खाने से आदमी को अपयश और धन का हानि होता है। तो अपयश या धन हानि हो या ना हो,
मगर आदमी बीमार ज़रूर पड़ेगा, बीमार होगा तो फिर उसका ज़रूर होगा कि रोगी आदमी है और पैसे खर्च होंगे। तो तरह तरह से समझाया हमारे ऋषियों मुनियों ने कि टूटे बर्तन को अगर आप कितना भी मांजेंगे उसमें सर्फ जाके अटकेगा, भले ही खाना निकल जाए तो वो और उसमें आप जब गरम गरम दाल डाल देंगे तो फिर उसको घोल के खूब बढ़िया उसको ले लेगा, वो मिक्स कर लेगा अच्छे से। तो इसीलिए टूटे फूटे बर्तन में न पीजिएगा, खाइएगा। कंटामिनेटेड भोजन करने से बहुत नुकसान होता है। इम्प्रॉपर नरिशमेंट, अगर आपको खुराक भोजन ठीक से नहीं मिल रही है। पॉवर्टी, अगर गरीबी के कारण भी ऐसा होना लिखा होता है, परंतु गरीब लोग भी बहुत साफ़ सफाई और बहुत व्यवस्था से रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दिमाग में वो है कि हमें ठीक से रहना है तो गरीबी उसमें बाधक नहीं होता है। बहरहाल आपकी किताब में गरीबी भी दिया हुआ है। एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ठीक अगर हमारा रहन सहन लो स्टैंडर्ड का है, उसके दूसरा काज होता है। हाँ, तो इन सब कारणों से वो कीटाणु पनपने में मदद मिलता है। बासी खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदगी से रह रहे हैं, गंदे वातावरण में रह रहे हैं, तो वो कीटाणु जो जल्दी से वो पनपने की जगह पाएंगे और ढेर सारे एक साथ आके आक्रमण कर देंगे। तो ये सेकेंडरी कंट्रीब्यूटरी काज कहलाते हैं। उसके दूसरा है इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस काज। इन्फेक्शस काज, they include the agents like microbes or microorganisms as the immediate cause which spread the disease from an infected person to a healthy person. Diseases that are caused by them are called infectious diseases. For example, tuberculosis, TB, tetanus, common cold, AIDS, etc. जो किसी बीमार आदमी से दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं बीमारी को, उसको बोलते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ेस। और इन्फेक्शस काज हो गए जो हम दो काजेस पढ़ रहे हैं उसमें से। नॉन इन्फेक्शस काजेस, द डिजीजेस डज नॉट स्प्रेड बाय कांटेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शस डिजीज। वो बीमारी जो किसी के कांटेक्ट के करने से नहीं फैलते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कैंसर है, या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, कोई जन्मजात कोई किसी के अंदर कमी है, बीपी का मरीज है, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज 180 पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उसको देखने के लिए पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 रीजन्स व्हाई यू वुड लाइक that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? Answer. The 3 reasons why one would think that he is sick are headache, cold and cough and loose motions. मान लीजिए कि सर दुख रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, पेट झड़ रहा है, तो फिर हम जरूर सोचेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि दिस इंडिकेट्स दैट देयर मे बी ए डिजीज बट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज। इस क्या बीमारी है ये नहीं पता लग रहा है, परंतु कुछ न कुछ है जरूर। Even in case of single symptom, one needs to go to doctor to get proper treatment. यदि किसी को स्वस्थ रहना है और उसके पास समय है और पैसा है, तो उसको एक सिम्टम भी हो जाए तो भी चले जाना चाहिए डॉक्टर के यहाँ। समय है और पैसा है, और मैं तो ये कहूँगा कि समय और पैसा दोनों हो, फिर भी डॉक्टर के यहाँ जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ कीटाणु तमाम मरीजों के तरह तरह के उड़ते रहते हैं। तो जब ज़रूरी हो तब जाएं, परंतु आप लोगों के पढ़ाई के हिसाब से आपको यही जानना है कि हाँ, हमको एक सिम्टम भी होगा हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, सर दर्द हो रहा है जाएंगे, छींक आ रही है जाएंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रैक्टिकल उत्तर है कि मत जाइए, थोड़ा बॉडी को अपने आप ठीक होने दीजिए। क्वेश्चन 2, in which of the following case do you think the long term effects
on your health are likely to be most unpleasant. If you get jaundice, if you get lice, or if you get acne. jaundice माने पीलिया, लाइस मतलब बालों में जू पड़ गए हों, और एक्ने मतलब ऐसे पिंपल उम्पल टाइप के हो गए हों, दाग मुहा, कील मुहा से। तो इन तीनों में आप किस चीज़ में चिंतित होंगे कि इसका ध्यान देना चाहिए, अन्यथा लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा? निश्चित है कि कील वहाँ से हट जाएंगे, जुएँ निकल जाएंगे, और ये जो अगर जॉइंटिस है तो फिर वो दिक्कत करेगा, उसका ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन द अबव केस लाइस एंड एक्ने आर एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर हेल्थ विच कैन बी क्योर्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, but jaundice is the disease that can have more unpleasant effect on our health as it affects the most important organ of our body, that is liver. This disease is a chronic one. अब आ जाते हैं इन्फेक्शस एजेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस कॉज और इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। इसके बाद वो एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उनको जानने के लिए इन्फेक्शस एजेंट पढ़ते हैं। व्हेन ए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर्स आवर बॉडी इट कॉजेज इन्फेक्शन, इट मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज इन द बॉडी सेल ऑफ द होस्ट। सम ऑफ द एजेंट्स एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय देम आर लिस्टेड हियर। जब भी ये बाहरी कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं, हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं, और सेल के अंदर जाकर के वहाँ पर हमारे जो सेल्स के लिए खुराक हम देते हैं, भोजन पानी देते हैं, उसको खा पी करके वो उसी में ही मल्टीप्लाई करके अपनी आबादी बढ़ाते हैं तेज़ी से, और हम लोगों को बीमार करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं बैक्टीरिया क्या करता है। ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, टाइफाइड, कॉलरा, इस तरह की बीमारियाँ बैक्टीरिया से फैलती हैं। वायरस से एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज़, मिसल्स। फंगस से स्किन डिजीज़। प्रोटोजोआ से मलेरिया, एमोइबोसिस, काला आजार, और वर्म्स से फाइलेरिसिस। ये एक तरह का बीमारी है। मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शस डिजीजेस। अब ये जो कीटाणु आते हैं, ये आते कैसे हैं? ये आते हैं विभिन्न साधनों से, विभिन्न मीन्स से। तो कुछ होते हैं एयरबोर्न डिजीज़, हवा में उड़ते हैं जिनके कीटाणु, उसके कारण जो बीमारी होती है वो होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद सेकेंड है वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी के माध्यम से जो रोग फैलता है। कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। डिजीज़ बोर्न बाय कांटेक्ट, छूने की वजह से जो डिजीज़ आ जाते हैं। इस छूने में वो भी आ जाएगा कि आपने किसी का शर्ट पहन लिया, किसी का टॉवल यूज़ कर लिया, किसी का रुमाल यूज़ कर लिया कि ले आज हम रुमाल भूल गए, हमारे पास 2 रुमाल है, रख लो। नहीं चाहिए रुमाल। तो डिजीज़ बाय कांटेक्ट में फंगल इन्फेक्शन और स्कैबीज़, ये 2 बीमारी आती हैं। सेक्सुअल डिजीजेस कॉज्ड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट में एड्स आता है, साइफिलिस आता है। एनिमल बॉर्न डिजीज़, जानवरों के वजह से जो डिजीज़ हमको मिल जाते हैं, उसका चिर परिचित उदाहरण रेबीज़ है। कुत्ता काटने से भी रेबीज़ होता है और जानवरों के काटने से भी रेबीज़ होता है। हाउ डज द डिजीज़ मैनिफेस्ट इटसेल्फ? बीमारी जब शरीर में आ गई फिर क्या होता है, किस तरह से पता लगता है कि बीमारी आ गई है, कैसे वो बढ़ती है, क्या होता है? हाउ डज द डिजीज़ मैनिफेस्ट इटसेल्फ? Different species of microbes seem to have evolved to home in on
different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. तरह तरह के जो जीवाणु रोगाणु हैं, अभी आपने ऊपर जाना, बैक्टीरिया, वायरस, अलगी इत्यादि, वो अलग अलग अंगों में निवास करते हैं। उनका आक्रमण का स्थल अलग अलग है। ये नहीं कि पूरे शरीर में आक्रमण करेंगे। वो बड़े सोचे समझे व्यक्ति हैं। जैसे राय दिया था ना चाणक्य और उनके गुरुजी, चाणक्य और उनका शिष्य जब सुन रहे थे तो बेटे ने खिचड़ी को बीच में हाथ डाल दिया था। तो उसने कहा कि बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, किनारे से उसको करो। तो इस कारण से वो ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये अपना अलग अलग स्थानों पर इन्फेक्शन फैलाते हैं और वो इन्फेक्शन फैलाने की चीज़ें उनके पॉइंट ऑफ एंट्री पर निर्भर करती है। माने कि कहाँ प्रवेश कर रहे हैं वो कीटाणु, जहाँ प्रवेश कर रहे हैं उसी के आसपास में अपना रोग फैलाते हैं। जैसे इफ़ द एंट्री फ्रॉम द एयर वाया द नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, दिस इज सीन इन बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। अगर हवा के माध्यम से कीटाणु आ रहा है तो हवा नाक से फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में ही वो कीटाणु पनप करके अपनी बीमारी फैला के पूरे शरीर को नष्ट करेंगे। उदाहरण के लिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस डेट कॉज जॉइंटिस। अगर वे मुंह से घुस रहे हैं तो फिर वो आपकी जो आँत भोजन की कैनाल है उसमें जा कर के वो चिपक जाएंगे और वहाँ बीमारी फैलाएंगे और टाइफाइड वगैरह होगा, या लीवर में पहुँच कर के जॉइंटिस करेंगे। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि वो अपने सुनिश्चित स्थान पर जहाँ पहुँचते हैं वही बीमारी फैलाते हैं, और ऐसा भी होता है जैसा कि एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी लोकली विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। HIV केवल एक स्थान से प्रवेश करेगा शरीर में, परंतु पूरे के पूरे शरीर को वो व्याप्त हो जाएगा। हर जगह जहाँ भी लिम्फ नोड्स हैं उनको वो आक्रांत कर देगा। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लिवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। मच्छर काटा, उससे मलेरिया के कीटाणु हमारे यहाँ आए, प्लाज्मोडियम, और वो वहाँ से खून के अंदर चला जाता है, लीवर में जाता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जा कर के उसको नष्ट करने लगता है। द वायरस कॉजिंग जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार, विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट बट गोज टू इन्फेक्ट द ब्रेन। मच्छर कहीं भी काटे वो दिमाग में जाकर के असर करता है। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट्स। रोगों के लक्षण क्या होंगे, कैसा सिम्टम होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, ये इस आधार पर निर्धारित होता है कि उसका आक्रमण कीटाणुओं का, रोगाणुओं का कहाँ हुआ है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स, अगर फेफड़ों पर टारगेट हुआ है सांस के माध्यम से जाके, देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। तो सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूलने लगे या कफ यानी खांसी इत्यादि आने लगे, ये सिम्टम्स होंगे। इफ़ द लिवर इज़ टारगेटेड देयर विल बी जॉइंटिस। अगर लिवर पर अटैक हुआ है तो जॉइंटिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगी। इफ़ द ब्रेन इज़ टारगेटेड वी विल ऑब्जर्व हेडेक्स, वोमिटिंग, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस। सर दुखेगा, उल्टी आएगी, उसके बाद फिर जैसे हो जाता है व्यक्ति, मिर्गी आ जाती है और बेहोशी हो जाती है।
परंतु फिर HIV को याद दिलाते हैं, बट इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग उसको डिटेल में आगे देखेंगे। संक्षेप में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कि रोग को रोकने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ सिपाही इत्यादि होते हैं, जैसे सीमा पर फौज लगी होती है, उन सिपाहियों में भीतर घात कर देता है एड्स और जाके उनको तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. इसलिए होता क्या है कि HIV/AIDS से आदमी नहीं मरता है, वो छोटी छोटी चीज़ें, कभी सर्दी हो गया तो सर्दी ठीक ही नहीं होगी, वो पीलिया हो गया पीलिया ठीक ही नहीं होगी, इम्यून सिस्टम को ही तोड़ देता है, सुरक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर देता है। इसलिए वो छोटी छोटी बीमारियां भी जो कि हमारे ऊपर असर भी नहीं कर पाती हैं, उनसे आदमी त्रस्त हो करके मर जाता है। Even every small cold can become pneumonia. Even a minor gut infection can produce a major diarrhea with blood loss. Ultimately, it is these other infections that kill people suffering from HIV/AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. सिंड्रोम शब्द जहाँ भी लगे जान लीजिए कुछ पागलपंथी टाइप का हो गया है। तो ये कैसा पागलपंथी है कि एक्वायर्ड है, ये माने कि हम जाके खुद लेके आए हैं, मोल लेके आए हैं। और क्या मोल लेके आए हैं? इम्यूनो डेफिशिएंसी। अपने शरीर की इम्यूनिटी को हमने डेफिशिएंट कर दिया, कम कर दिया। ये वो पागलपन है। इट इज़ काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV, जिसको हम लोग HIV बोलते हैं। वो है H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी और V फॉर वायरस। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि अगर लंग्स में पहुंचा तो TB किया, लीवर में पहुंचा तो पीलिया किया, एड्स को छोड़ दीजिए तो जो जहाँ पर कीटाणु पहुँचे वहाँ पर उसका असर होता था, पर उसके अलावा भी कुछ होता है। तो इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू बाय विच द डिजीज मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ। कुछ और भी कॉमन इफेक्ट होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये बीमारी हो रही है और बीमारी वैसा करती है। Most of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes. This recruitment process is called inflammation. अगर हमें कहीं सूजन हो गई है, भले ही अभी अंदर पता नहीं लग रहा है कि कोई छेद कटा हुआ नहीं दिख रहा है, किसी का काटा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, मगर सूजन एक बैक हो गई है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई ना कोई अटैक हुआ है कीटाणु का और वो घेर के हमारे सैनिक उसको मार रहे हैं और हमारा शरीर और सैनिकों को पैदा कर रहा है। वहाँ पर सैनिकों की बाढ़ आ गई है, इस कारण से वो स्थान सूज जाता है। वो हमारे सैनिक हैं, उनके मरे हुए सैनिक हैं, वो मरे हुए कीटाणु हैं, सब मिला जुला के जो मवाद इत्यादि के रूप में बह के निकलता है, वही चीज़ होता है कि वो हमारे सैनिक जो शहीद हो चुके होते हैं प्लस जो के रोगाणु कीटाणु मर चुके होते हैं, मारे जा चुके होते हैं, वो सब मिल करके मवाद के रूप में बाहर निकलते हैं। तो उसके पहले होता है इन्फ्लेमेशन। What is inflammation? When an active immune system releases many cells to the affected tissue to fight off the disease-causing microbes, it is called inflammation. Local effects caused on body due to inflammation are swelling, pain, fever, and redness. Inflammation helps in the localization of the issue and prevent it from spreading. Inflammation क्या है? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके द्वारा घेर करके मारे जाने की प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन है।
जिस कारण से वो कीटाणु शरीर में और जगह न जा पावे, न बढ़ पावे, और वो उसमें सूजन भी होती है, थोड़ी गर्मी भी होती है, थोड़ा दर्द भी होता है और ललाई भी आ जाती है। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, कोई रोग कितना गंभीर है, चिंताजनक है या क्या है, उसके विषय में देखते हैं। सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। हमको रोग कितने भयंकर रूप से हुआ है इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे शरीर में कितने कीटाणुओं ने प्रवेश किया है, या प्रवेश करके कितने कीटाणु तैयार कर हो गए हैं उनके द्वारा। If the number of microbes is very small, the disease manifestations may be minor or unnoticed. अगर थोड़े मोड़े कीटाणु हैं तो हो सकता है हमें पता भी न लगे कि हमको कुछ हुआ भी था। But if the number is large, the disease can be severe enough to be life threatening. परंतु अगर ज़्यादा कीटाणु आ गए तो फिर हो सकता है कि हमारे जान को भी बन जाए। The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. We will discuss about the immune system in detail at the end of the lesson. कितने कीटाणु आए उतना केवल उतने पर ही नहीं निर्भर करता है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने कितनों को मार गिराया उस पर भी निर्भर करता है कि सीवियरिटी कैसी है। अगर बहुत लोगों को मार गिराया है तो हमें नहीं पता लगेगा। यदि हमारी इम्यूनिटी खुद कमज़ोर है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद कम है, तो फिर वो थोड़े भी हो सकता है बहुत बन जाए और वो हमको सीवियरिटी दिखावें। आइए, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ के बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। रोग हो गया, अब उसका क्या किया जाए। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, और नंबर 2, टू किल द काज ऑफ द डिजीज़। तो पहले पॉइंट में हम इफेक्ट कम करना चाहेंगे, आदमी को राहत देना चाहेंगे कि उसको कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है तो उसमें राहत मिल जाए, और दूसरे स्टेप में वो उन कीटाणुओं को मारने के लिए हम दवाई करेंगे। आइए पहले को देखते हैं। To reduce the effect of the disease by taking medicines to bring down the effects of disease like fever, pain, etc., and by taking complete rest to conserve the body's energy so that body may concentrate on eliminating the microbes. कहा जाता है कि बेड रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए। डॉक्टर बोलता है कुछ बीमारियों में कि बेड रेस्ट लीजिए। क्यों वो आराम करने के लिए बोलता है? क्योंकि उसको पता है कि ये अगर शरीर, भाई आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आपकी शक्ति खर्च हो रही है, तो डॉक्टर को लगता है कि इस समय इसको शक्ति की ज़रूरत है उस फैक्ट्री को खोलने के लिए जहाँ पर रोग के कीटाणुओं से लड़ने के लिए अपने अंदर की चीज़ों को विकसित करने की ज़रूरत है। उस स्थिति में बोलता है, क्या कहता है कि कल दवाई काम नहीं करेगी, आपको रेस्ट भी लेना है। और मैं बताऊं, रेस्ट लेना कई बार ठीक कर देता है। अगर आपको दिक्कत है हल्की फुल्की, क्रोसिन गोल वाली जो होती है वो एक ऐसी दवाई है, अगर आप अनमनस्क हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, डॉक्टर के यहाँ मत जाइए, एक क्रोसिन खा लीजिए और रेस्ट कर लीजिए। परंतु रेस्ट करने का अर्थ है रेस्ट, ये नहीं कि उसमें बैठ कर के व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और वो कर रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग खर्च होता है उसमें। आप शरीर को आराम दीजिए, शरीर के कीटाणु लग जाएंगे, अपने शरीर के अंदर के तत्व लग जाएंगे कीटाणु मारने में। और क्रोसिन से जो हल्का फुल्का बुखार टाइप का महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बुखार से शरीर टूटता है, टूटने नहीं देना चाहिए। लोग जैसे चलो हमको कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर ले रहे हैं, बर्दाश्त करना अच्छी बात होती है, परंतु शरीर को जैसे आप खाना पकाते हैं तो खाना टूटता है ना, तो खाना टूटता है, खाना मर जाता है।
तो चावल दाल जिस तरह से वो होते हैं, तो हमारा शरीर भी जब गर्म हो जाता है, तपता है, तो अंदर से टूट रहा होता है। तो इस टूटने से बचाने के लिए मैंने बोला कि क्रोसिन खा लीजिए, वो नुकसान नहीं करेगी। 1-2 क्रोसिन दिन में निश्चिंत होकर खा लीजिए और रेस्ट करिए, बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। काढ़ा वाढ़ा ले लीजिए इत्यादि। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। ये तो पहला चीज़ हो गया राहत का। उस राहत से ही अगर बीमारी भी ठीक होगी, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यदि क्रोसिन इत्यादि हल्के फुल्के चीज़ों से आप नहीं ठीक हो गए, तो हमको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक अवॉइड करना चाहिए लेना, परंतु ज़रूरी होता लेना भी पड़ता है। In order to cure us, antibiotics are largely used by doctors practicing modern medicine. जो अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक्स खूब देते हैं। एंटीबायोटिक में कमीशन भी अच्छे होते हैं, महंगे महंगे एंटीबायोटिक्स में। दो देर आर सेवरल अदर वेरी इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रीटमेंट विच डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे ऐसे उपाय भी होते हैं जहाँ एंटीबायोटिक्स नहीं लगते हैं। आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, बट दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स फॉर क्लास 9th। पर ये क्लास 9th में नहीं है, इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स ही खाएंगे। कमिंग टू एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर दे? एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक्स हम लोग जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक है। बायोटिक एक जीवित चीज़ की वो है, समूह है, और उसके एंटी है, उसको मारने की दवाई। These are the chemicals that block biochemical pathways important for bacteria. They are antimicrobial drugs produced from other organisms such as fungus and some bacteria. कुछ बैक्टीरिया ही ऐसी होती हैं जिनसे एंटीबायोटिक बनाया जाता है, फंगस इत्यादि और चीज़ों से भी बनाया जाता है एंटीबैक्टीरिया। इसमें देखिए, अभी आपको उसके डिटेल हम आगे बता रहे हैं, पर एक चीज़ जान लीजिए कि दवाइयों को कितने ध्यानपूर्वक बनाना पड़ता है। दवाई बनाते समय ये करना होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल नष्ट हो जाए। जब उसका वाल ही घुल गया तो उसका बॉडी का सामान बह जाएगा और वो मर जाएगा। परंतु जो सेल वॉल को, उसके सेल वॉल को नष्ट करने के लिए दवाई जाएगी, वो कहीं हमारे सेल वॉल को भी ना नष्ट कर दे। तो हमारे अंदर भी तो सेल वॉल है, वो उसको नष्ट कर दिया तो हम ही ढह जाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक कभी अपने मन से मत लीजिएगा, वो डॉक्टर के कहने पर लीजिएगा। कई बार होता है, सीताराम की दुकान पर आदमी जाते हैं और बस जरा बुखार की दवाई दे दा, दर्द की दवाई दे दा, इस तरह से करके ले लेते हैं। जो एंटीबायोटिक नहीं है वो तो आप खा लीजिए अनुभव के आधार पर, अनुभवियों के आधार पर। परंतु एंटीबायोटिक अगर खाना है तब डॉक्टर कहने का अर्थ है कि कोई उसका जानकार हो। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन चुका है, मगर वो जानकार है तो उसका ज़रूर सलाह ले लीजिए। एक चीज़। दूसरे चीज़ की कई बार डॉक्टर लोग अपने उसको दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ रोग कितना जल्दी ठीक हो जाते हैं रोगी, स्टेरॉयड मेडिसिन्स दे देते हैं। स्टेरॉयड मेडिसिन्स मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप उसके बिना ठीक नहीं हो सकेंगे। और इसलिए जो डॉक्टर खाली पुड़िया में दवाई सील खोल के पुड़िया में दे देते हैं, उनकी अपेक्षा उस डॉक्टर को प्रेफर करिए जो आपको दवाई का पत्ता लिखते हैं। कि दवाई का पत्ता लिखा है तो फिर आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें स्टेरॉयड तो नहीं है। पर जब आपको खोल के दे दिए तब आपको कुछ नहीं पता कि इसमें स्टेरॉयड है कि नहीं है। पर आपके फैमिली डॉक्टर होंगे जहाँ आप आते जाते होंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब स्टेरॉयड मेडिसिन तो नहीं ना है, क्योंकि हम थोड़ा स्टेरॉयड मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे हैं, इसका चर्चा कर दीजिएगा। तो एंटीबायोटिक्स पर हम लोग थे। अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कैसे एंटीबायोटिक काम करता है। एंटीबायोटिक कई तरह से काम करता है। जैसे अभी हम बोल रहे थे, सबसे मेन काम
तरीका होता है कि उसके सेल वॉल को गला दो। मैंने ऐसी दवाई दे दो कि सारे के सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल गल जाए। जैसे मोम पिघल के फैल गई ज़मीन पर, मोमबत्ती गायब हो गई, तो उस तरह से उसको कर दिया जाता है। जो हमने आपको भी बताया उसी को कहते हैं इनहिबिटिंग ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द पैथोजन। उसकी जो सेल वॉल है उसी को सिंथेसिस को रोक दिया जाए, वो और बन ही ना पावे। उसके बाद दूसरा तरह के एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेल वॉल को तो नहीं करती हैं। देखिए, होता यह है कि बैक्टीरिया बहुत तरह तरह के हैं, पैथोजेंस बहुत तरह तरह के हैं, तो कुछ एकदम से रेडी हो गए हैं कि आज तक जितनी दवाइयाँ बनी हैं मत चिंता करो, हम सेल वॉल हम अपना नहीं घुलने देंगे, वो तैयारी से आए हुए हैं। तो अब उन बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे? तो नंबर 2 इस तरह की दवाई चलेगी, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। तो ठीक है, सेल वॉल तुम अपना सुरक्षित रखो, परंतु तुम्हारी आबादी हम नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम प्रोटीन बनने नहीं देंगे। हम आप लोग जैसे जानते हैं कि हर सेल को खुराक मिलती है तब वो बढ़ता है, तब ग्रोथ होता है, तब सेल डिवीज़न होता है, तो उसको भी खुराक चाहिए। तो और खुराक तो शरीर से आके ले लिया, मगर उसके बाद उस खुराक से उसको जो बनाना है अपने टाइप का प्रोटीन, उस चीज़ को हम रोक देते हैं बनने से, कि ठीक है जो कीटाणु है परंतु और नहीं बनेंगे अब उससे, और जो है उनको हमारा शरीर का सिस्टम अपने आप मारेगा। तीसरा है अल्टरेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन को अल्टर कर दीजिए। जो फ्लूइड अंदर बाहर वो ले रहे हैं, हमारी खुराक को ले रहे हैं, वो सब ब्लॉक हो जाए, या जो हमारे लिए अंदर अपने अंदर से हमारे और छोड़ रहे हैं वो रुक जाए। इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। चौथा तरह की दवाइयाँ जो होती हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पचता है, हमें शक्ति देता है, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनका भी मेटाबॉलिज्म चलता है, तो उनको भी मेटाबॉलिज्म उनका रोक दिया जाए, थक करके मर जाएं, उनका जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो एनर्जी नहीं जुटा सकेंगे। पांचवा है इनहिबिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि उनका जनरेशन ही रोक दिया जाए। न्यूक्लिक एसिड डिवाइड होता है तब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं। उसी चीज़ को हम रोक देते हैं कि चलो कोई डिवीज़न नहीं होगा, जैसे पशुओं का बंधीकरण हो जाता है, इसी तरह। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वर्ड ऑफ कॉशन बताना जरूरी समझ रहा हूँ। आइदर डोंट यूज एन एंटीबायोटिक और यूज इट कम्प्लीटली। डोंट स्टॉप द मेडिसिन अनलेस डॉक्टर सजेस्ट्स। अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया है तो उसको अपने से मत रोकिएगा। ये मत सोचिएगा कि अब तो ठीक हो गया, लक्षण सही हो गया, अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्षण खत्म होता है पर कीटाणु फिर भी रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। जैसा शुरू में आपने देखा कि सीवियरिटी में आपने पढ़ा कि वो जब ज़्यादा होते हैं तभी हमको महसूस होता है, अन्यथा पता नहीं लगता है। तो उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, निकाल देने के लिए, मार देने के लिए एंटीबायोटिक हमें ठीक होने के बाद भी खाना पड़ता है, और वो डॉक्टर की राय पर रोकना चाहिए। यदि आपने अपने से उसको रोक दिया तो क्या होता है कि जितने जिंदे रह जाते हैं वो कीटाणु को अभ्यास हो जाता है कि अच्छा इस तरह की दवाई आएगी तो हम ऐसे हो गए थे तो हम बच गए। अब वो जब पैदा होंगे शरीर में बढ़ेंगे सीताराम, तो फिर वो अपने आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान देते हुए रहेंगे कि अगर इस तरह का वो आएगा, दवाई आएगी तो इस तरह से हो जाना, अपनी इस एक्टिविटी को रोक लेना तो दवाई क्रॉस कर जाएगी, नहीं काम करेगी या जो भी हो, तो उसके बाद फिर वो दवाई भी काम हमारे ऊपर नहीं कर पाएगी। इसीलिए एंटीबायोटिक खाइए मत, काढ़ा इत्यादि से काम चला लीजिए। रेस्ट क्रोसिन, तलवा सेकना या नहाना धोना, सफाई रखना, इससे काम चला लीजिए। एंटीबायोटिक खाना हो तो बिना डॉक्टर से पूछे मत रोकिएगा। ये बहुत ज़रूरी सीख है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी। Antibiotics do not work against viral infections
as the viruses do not have their own biochemical mechanism. आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, डॉक्टर कहते हैं वायरल है अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अगर ईमानदार हैं, अगर वो कमाना चाह रहे हैं तो उसमें भी दवाई देते रहेंगे। जैसे डॉक्टर बोलेंगे कि 3 दिन रेस्ट कर लो ठीक हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस के ऊपर काम करने वाली एंटीबायोटिक बन नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, अभी आप आगे देखेंगे कि बनी है, पर वो सब बनाने की प्रक्रिया इतनी कठिन और महंगी होगी जिस कारण से छोटे मोटे चीज़ों के लिए जैसे जुकाम इत्यादि के लिए दवाई नहीं बनाई जा रही होगी। तो एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस एज द वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म बट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ द होस्ट। वो हमारे शरीर वायरस क्या होता है? अगर कोई पूछेगा कि जीवित प्राणी है कि मृत प्राणी है, तो वायरस दोनों प्राणी है। शरीर के बाहर है तो मृत है, क्योंकि उसका अपना कोई संचालन नहीं होता है। पर जहाँ शरीर के किसी सेल में वो प्रवेश कर गया तो वो जीवित हो जाता है और वेरी एक्टिव हो जाता है। तो वो चूँकि हमारे ही शरीर में उसका जीवन व्याप रहा है, तो हमको अपने जीवन को, अपने सेल्स को मारना होगा उसको मारने के लिए। उसका अपना अलग से कुछ नहीं होता है। वो ऐसे यहाँ एक जानकारी दे दें कि जिस चीज़ को बोला जाएगा कि ये वायरल बीमारी है, इसकी दवाई नहीं है, फटाक से दूसरे पैथी में जाइए, उसकी दवाई आपको वहाँ मिलेगी। वायरस इन्फेक्शन एक तरह से जिन्होंने पढ़ा यानी अंग्रेजी डॉक्टर जिनको कहते हैं, उनको ये पढ़ा दिएगा कि भाई ये ऐसा है तो वायरस का है, वायरस है तो वो नहीं ठीक होगा। मगर आप दूसरे पैथी में जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे डेंगू का बुखार करते रहिए, जल्दी ठीक ही नहीं होता है, मगर डेंगू 1-2 दिन में ठीक किया जा सकता है दूसरे पैथी के माध्यम से, जिसकी चर्चा हम फिर कभी कर देंगे कि कैसे होता है। तो कभी भी अगर बोल दिएगा कि वायरल है तो ठीक है, वायरल है, उस पढ़ाई के लिए दूसरे डॉक्टर भी बैठे हैं, जरा दूसरे पैथी में टहल लीजिए। वाई डोंट वी हैव एंटीवायरल मेडिसिन्स? Making an antiviral medicine is harder than making an antibacterial medicine because viruses have few biochemical mechanisms of their own. They enter our cells and use our machinery for their life processes. This means that there are relatively few virus-specific targets to aim at. Despite the limitations, इन सब कमियों के बावजूद, इन सब कठिनाइयों के बावजूद कि वायरस को मारना बहुत ही मुश्किल है दवाई से, पर ज़रूरी समझा गया, इसलिए दवाइयाँ खोजी गई हैं। देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल द ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। अब HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखा जा सकता है, यानी कि किसी को HIV हो गया है तो उसके लिए दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ पड़ेगी, खा करके वो जिंदा रह सकता है। माइक्रोब्स कॉजिंग द डिजीजेस। Before starting any treatment, we need to know the microbes causing the problem. कोई भी बीमारी होने के पहले डॉक्टर ये विचार करता है कि आखिरकार बीमारी आई किस चीज़ से होगी, तो किन किन चीज़ों से बीमारी आती है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। उसके पहले 2 नामों से परिचित हो जाते हैं। पहला है पैथोजन। पैथोजेंस आर एक्सटर्नल एजेंट्स दैट कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। This pathogen includes harmful microbes or microorganisms such as bacteria, virus, fungi और protozoa। जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथ लैब आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये वही पैथोजन से ये सब बने हैं। और वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी ए पैथोजन फ्रॉम ए होस्ट टू ए रेसिपिएंट। वेक्टर क्या है? फिजिक्स में वेक्टर दूसरा चीज होती है, डायरेक्शनल फोर्स। और यहाँ पर वेक्टर क्या है कि रोग के कीटाणुओं को लेके जाने वाले साधन का नाम वेक्टर होता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने के लिए जो कीटाणुओं को पहुंचाता है उसको वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, रैट्स एंड माइस आर सम ऑफ द कॉमन वेक्टर्स दैट कैरी इन्फेक्शियस डिजीजेस। मंदाकिनी.org पर आप देख सकते हैं कि मॉस्किटो किस तरह से बीमारी फैलाता है, उसका बहुत सुंदर वीडियो अपलोडेड है। आप लोग उसको देख के जीवंत अनुभव कर सकते हैं कि कैसे वो वेक्टर का काम करता है मॉस्किटो। उसके बाद आते हैं हम लोग माइक्रोब्स के विषय में जानकारी लेने के लिए। सबसे पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सीन इन ऑलमोस्ट ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस। हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। आपको पता है आपके दही में भी बैक्टीरिया होता है, अगर बैक्टीरिया न हो तो दही जमे ही ना। Not all bacteria are harmful. Some bacteria are also beneficial to human beings. Bacteria are beneficial for digestion, nitrogen fixation, extracting antibiotics from them. They are used to make medicines also, etc. बैक्टीरिया बीमारी भी फैलाते हैं मगर मनुष्य को लाभ भी देते हैं। हमारी आंतों में बैक्टीरिया है जो खाना पचाने में मदद करते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स के जड़ों में बैक्टीरिया होती हैं, जैसे चना को उखाड़ो तो गांठदार मिलेगी उसकी जड़, उसमें बैक्टीरिया होती है जो आकाश की बिजली को फिक्स कर देती हैं, आकाशीय नाइट्रोजन को। उसके थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे बड़े काम की भी चीज़ है और बड़े नुकसान भी करने वाली चीज़ें होती हैं। फ्री ऑफ कॉमन डिजीजेस काउज में बैक्टीरिया, कुछ डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होते हैं वो होते हैं कॉलरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एट्सेट्रा। उसके बाद अगला पैथोजन है वायरस। ए वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑलवेज पैथोजेनिक इन नेचर। बैक्टीरिया तो भाई अच्छा भी था बुरा भी था, जो दोनों तरह का था। और वायरस जो है वो बुरा ही रहेगा, वो बुरा इंसान बुरा ही रहेगा। हमेशा बुरे इंसान से सचेत रहना। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो बदल जाते हैं। तो अगर कोई एक बार प्रूव्ड है, माँ बाप बाद में बता दिया कि भैया वो बुरे हैं, उनसे दूर रहना तो दूर रहना, क्योंकि वो वायरस की तरह होते हैं, वो बुरे होते हैं। तो वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑलवेज पैथोजेनिक इन नेचर। दे डू नॉट हैव देयर ओन मशीनरी टू रेप्लिकेट। उनके पास अपना परिवार बढ़ाने की अपनी मशीनरी नहीं है। जो बुरे लोग होते हैं आप ही का आएंगे और खाएंगे पिएंगे, आप ही के साथ दोस्ती बढ़ा के आपके धन पर खर्च जी करके और आपको बर्बाद करके जाएंगे। वैसे ही जैसे वायरस, दे एंटर द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट देयर। जिसको मारना होता है उसके शरीर में वो प्रवेश करके वहाँ पर सेल डिवीज़न करते हैं, अपना आबादी बढ़ाते हैं। फ्यू ऑफ द कॉमन डिजीजेज स्प्रेड बाय द वायरसेस आर। कुछ डिजीज़ जो वायरस से स्प्रेड होते हैं वो है कोल्ड, कॉमन डिजीजेज बोल रहा हूँ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एट्सेट्रा। ऐसे एड्स तो आप लोग जानते ही हैं। फंगाई, फंगाई आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक, आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, पूरे उसमें एक न्यूक्लियर एरिया होता है, न्यूक्लियाइड बोलेंगे, वो फैला फैला सा होता है, वो उसका न्यूक्लियर मैटर, क्रोमेटिन मैटर, और वो एकदम से बेसिक टाइप के जानवर होते हैं। और यूकैरियोटिक वो होते हैं जो वेल डिफाइंड, जिसमें वाल्स हों, ऑर्गेनेल्स हों। तो बैक्टीरिया और वायरस जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, परंतु फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक है।
आल्सो दे आर सप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। ये जो फंजाई होती हैं सप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन होती हैं। सप्रोफाइट का अर्थ होता है विच लिव ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, चाहे मर चुका हो या मर रहा हो उसके ऑर्गेनिक मैटर पर ये जीते हैं। आपको ध्यान होगा कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा बरसात में निकलते हुए, मशरूम जिसको कहते हैं, ये सब फंजाई के उदाहरण हैं। तो हमारा शरीर जो उनके दबाव में आके मर रहा है और प्रसन्न हो उस पर बढ़ते हैं कि चलो ये डिके कर रहा है शरीर, इसका सड़ रहा है, मर रहा है, इस पर और बढ़ो। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस, जो बहुत सारे जो चर्म रोग होते हैं फंजाई के कारण होते हैं, जैसे रिंग वर्म जो दांत खाज खुजली गोल गोल होते हैं, नेल इन्फेक्शंस नाखूनों के पास पक जाता है, एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फंगल इन डिजीजेज। पैरासाइट्स, पैरासाइट माने कृमि, पेटों में कृमि पड़ जाए बच्चा बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि हम जो उसको खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, पौष्टिक चीज़ें देते हैं, सब कुछ कृमि खा खा करके मस्त हो जाता है। और कई कई मीटर लंबे कृमि अपने शरीरों में होते हैं, छोटे भी होते हैं, हुकवर्म भी हैं, पिनवर्म भी हैं, बारीक से बारीक भी हैं जो देखे नहीं जा सकते हैं, परंतु लंबे लंबे भी होते हैं, कई कई मीटर लंबे भी होते हैं कृमि। टेप वर्म उसका उदाहरण है। पैरासाइट्स, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अनदर ऑर्गेनिज्म। ये पूरा का पूरा जीता जागता प्राणी है। अभी तक जो आप पढ़े थे वो उतने डेवलप्ड नहीं थे, पर ये जीता जागता प्राणी है जो दूसरे प्राणी में रहता है। कॉल्ड द होस्ट, जिसके शरीर में रहता है उसको होस्ट बोलते हैं और वह अपने आप को पैरासाइट कहलाता है। एंड ऑफन हार्म्स इट, और अक्सर करके उसको नुकसान ही करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल। इट हैज़ टू बी इन द होस्ट टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। इसको जब तक उसका जो मालिक जिंदा है, होस्ट जिंदा है, जो जिसके शरीर में वो है, जब तक जिंदा है तभी तक जिंदा रहेगा। जब वो मर जाएगा तो उसके साथ उसकी भी अंत्येष्टि हो जाएगी। They enter our body and take away the digested food from us, in turn depleting us of nutrition and making us ill. हमारे शरीर का खुराक खा लेते हैं और जिस कारण से हम, आप लोग इस बात को कई बार देख चुके हैं कि बैलेंस डाइट, स्वस्थ खुराक, अच्छा खुराक, ये सब की ज़रूरत होती है हमको जो स्वस्थ रखने के लिए। खुराक वो खाते हैं इसलिए स्वस्थ हुए रहते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स अपनाए जाएं, क्या उपाय हों। ऑल ऑफ दैट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील्स विथ हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन in someone who has the disease, but there are 3 limitations of this approach to dealing with infectious diseases. अभी तक हम लोग जो कुछ भी बात करते चले आए हैं वो उसके विषय में बात किए हैं जो बीमार हो चुका है, जिसको बीमारी पकड़ ली है, खाली उसी के विषय में हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। परंतु जो बीमार हो चुका है उसके साथ 3 लिमिटेशंस होती हैं अपनी। पहला, once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. कुछ ऐसे भी नुकसान हो सकता है कि उसको हो जाए जो इनरिपेयरेबल हो, वो कभी भी लौट के ना आ सकेगा। वो चीज़ जो नष्ट हो गई, जैसे लीवर है, अगर लीवर में इन्फेक्शन हो गया, जो लीवर नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया। दिमाग है, दिमाग को अगर उसने नष्ट कर दिया तो कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह इररिपेयरेबल हो जाए, कि हम दवाई करते रहें वो ठीक भी हो जाए, परंतु उतना ठीक न हो पावे जैसा वो पहले था। जैसे साइकिल के ट्यूब पंचर हो जाती है, आप उसका पंचर बनवाते हैं पर कभी कभी पंचर खुल जाता है,
और एक बार ये होता है कि भाई 3 4 5 पंचर बन गए, अब साहब अब ये नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर शरीर के पंचर बनते चले गए, बीमारियों के पैच लगते चले, बीमारियों को ठीक करने के पैच लगते चले गए, तो शरीर कितना चलेगा? बहुत चल रहा है हम लोग का शरीर फिर भी इसी तरह। दूसरा, ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। आदमी तुरंत तो ठीक नहीं हो जाएगा, कुछ समय लगेगा। विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। हम अच्छी से अच्छी दवाई कर दें तो क्या हुआ, कुछ समय तो वो बीमार रहेगा। बेड रिडन मतलब बिस्तर पर रहना, तो बिस्तर पर वो रहे या ना रहे, मगर कुछ समय तो झेलेगा, कष्ट को भोगेगा। और तीसरा, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपुल। दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबाउट डिफिकल्टीज। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। एक आदमी अपने बीमार पड़े, ये बोलना अच्छी बात नहीं कि बीमार पड़े, मगर किसी ने नहीं सावधानी बरती, भोग रहा है, भोग ले, परंतु वो दूसरे को भी बीमार करता है। उसके अंदर जो कीटाणु पनप रहे हैं, तो उसकी कोई तो सेवा करेगा, कोई उसको खाना देगा, कोई उसको नहलाएगा धुलाएगा, कोई कपड़ा बदलेगा। वो कीटाणु उस पर भी कूद कूद के जाएंगे। फ्रेश जगह सबको जाना पसंद आता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी के बीमार पड़ने से, कि उसके वजह से और लोग भी अस्वस्थ होते हैं, और लोग भी बीमार पड़ते हैं। न बीमार पड़े तो भी गृहस्थी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे किसी की पढ़ाई लिखाई तक डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए हमको अपने आप को बीमार होने नहीं देना है, ऐसा निर्णय करना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन्स दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर देन देयर क्योर। इसलिए भैया बीमार पड़ो ही मत, प्रिवेंशन रखो। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेस? हम डिजीजेस को होने से कैसे रोक सकते हैं? देयर आर 2 ways, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। अब हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, कि हम बीमार ही ना पड़ें, इस चीज़ को हमें जानना है। तो बीमार हम न पड़ें, उसके लिए 2 उपाय हैं। एक जनरल उपाय है और एक बीमारी स्पेसिफिक का उपाय है। जैसे कि आपको पता लगा कि इस तरह की बीमारी फैल रही है इस इलाके में, तो आप स्पेसिफिक उपाय कर लेंगे कि वो बीमारी आप तक न पहुंचने पावे। कोरोना वायरस कोविड-19 उसका उदाहरण है। पूरी की पूरी दुनिया अपने आप को व्यस्त हो गई है बीमारी से बचाने के लिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और वो कोई बीमारी सामने हो या ना हो, अपने आप को हमें स्वस्थ रखने का हमने मन में ठाना है कि हम स्वस्थ रहेंगे, तो उसके लिए हम कुछ करेंगे जो जनरल उपाय होते हैं, जो किसी भी आने वाली बीमारी से हमको बचाएंगे। आइए पहले उनको देखते हैं। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। The general ways of preventing infections mostly relate to preventing exposure. How can we prevent exposure to infectious microbes? If we look at the means of their spreading, we can get some easy answers. सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको एक्सपोजर से बचना है। एक्सपोजर से बचने के लिए आपको कोविड-19 में होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया, पर आप अगर क्वारंटाइन कर लेंगे, अपने को घर के अंदर बंद हो लेंगे कि हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो फिर काम कैसे करेंगे? निकलना भी ज़रूरी है। इसलिए हम ये पता करेंगे कि कीटाणु आता कहाँ से है, उस चीज़ को हम रोक देंगे, उस एक्सपोजर को रोक देंगे। जैसे एक्सरे कराने जाते हैं किसी के साथ में कि चलिए पापा का एक्सरे कराना है या किसी का एक्सरे कराना है, बड़े ठाट से एक्सरे के कमरे में घुस जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बीमार है उसका एक्सरे कराना उसको मजबूरी है, इसलिए वो एक्सरे तरंगों के सामने खड़ा है। परंतु जो स्वस्थ है उसको एक्सरे कमरे तक पहुंचा के मरीज को, उसके बाद उस पर भरोसा करके कि जो आदमी है अंदर टेक्नीशियन है जो कवर ओढ़ा रहता है,
किरणों से बचने के लिए उसके ऊपर भरोसा करके आपको बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब इत्यादि जो होते हैं उसमें क्या होती है, एक्सरे किरणों की तरह तो किरणें निकलती हैं जो कि नुकसान कर देती है। कि उसका जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि कीटाणु कम है इसलिए रोग का हमें पता नहीं लग रहा, वैसे ही एक्सरे का पावर कम है तो पता नहीं लग रहा है। परंतु बाई चांस टेक्नीशियन ने गलती से एक्सरे का पावर बढ़ा दिया। एक्सरे का पावर घटाना बढ़ाना टेक्नीशियन के हाथ में होता है। वो एक खटका को घुमाता है, खट 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 खट, वो इस पर निर्भर करता है कि कहाँ का उसको एक्सरे लेना है, सॉफ्ट का तरंगे भेजें, हार्ड तरंगे भेजें। तो अगर गलती से उससे तरंगें बढ़ गई तो भाई उसको नुकसान कर रहा है, जो भर्ती जो बीमार है तो क्या करेंगे, वो तो मजबूरी है उसकी। परंतु आप क्यों बीमार हो रहे हैं साथ साथ, आप अपने को एक्सपोज मत करिए, आप अपने उस एक्सरे के कमरे से बाहर आ जाइए। यही है अपने को एक्सपोजर से बचाना, कि ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि कहाँ से हम बीमार पड़ सकते हैं, क्या हमें नुकसान कर सकता है, और उससे बाहर, उससे अपने को दूर रह लीजिए। जैसे एक्सरे मशीन के कमरे में मत जाइए, खाली इसलिए जाइए कि मरीज को पहुंचाना है और लेके बाहर आना है। ऐसे ही फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नाउ ओवर क्राउडेड। तो जो सांस से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो हवा से बीमारी फैलती हैं, तो उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, जो दूर दूर बैठेंगे या क्राउडेड जगह में नहीं जाएंगे। मंदिर में हर कीर्तन हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, नहीं करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग खूब जुटे हैं और खूब दम लगा लगा के गा रहे हैं। जब खाली जय सिया राम, जय जय सिया राम करना भी है तो भी नॉर्मल जो 2 मीटर तक जाना है उसके हवा को 1.5 मीटर तक, 5 मीटर तक भेज रहे हैं कि वो वहाँ तक जा रही है। तो अपने आपको भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रखिए यथासंभव, जिससे कि हमारे अंदर ना हवा से फैलने वाले कीटाणु कम से कम जाएं। फॉर वाटर बोर्न माइक्रोब्स, जो जल के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो हम लोगों को साफ़ पानी पीना चाहिए, और अगर साफ़ पानी में कोई शंका है तो जैसे क्लोरीन की गोली है या पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, ये सब चीज़ों को डाल के उस पानी को शुद्ध कर लीजिए, कीटाणु रहित कर लीजिए। ये दवाइयाँ डालेंगे तो कुछ समय तक उसके महक या रंग से आपको नहीं पीने का मन करेगा, पर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसका उड़ जाएगा, फिर आप आराम से पीजिए। उसके फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस we can provide clean environments. This should not, for example, allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious diseases. हम अपने जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, जैसे मच्छर के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी, उसके लिए हम आसपास इतनी सफाई रखें कि वो मच्छर पैदा ही ना हो, नाला गंदगी इत्यादि सब पानी के स्थानों को पाट दें। 21 दिन की उनकी साइकिल पूरी न होने दें। कहीं भी पानी जुट रहा है, जुटना मजबूरी है आपकी, परंतु देखिए कि 21 दिन ना होने पावे। 21 दिन के पहले आप उसको सुखा दीजिए तो मच्छर के अंडे बच्चे मर जाएंगे। 21 दिन तक पानी जुटा रह गया, उसके बच्चा पैदा होने के बाद तब वो जी जाते हैं, बन जाते हैं पूरे मच्छर। मैंने जिसको बोला था कि आप मंदाकिनी.org पर मॉस्किटो साइकिल को देखिएगा, इसीलिए सब डाला हुआ है कि इसकी ज़रूरत बार बार है उस यूट्यूब की। उसके बाद आपने अपने आसपास तो मच्छरों को नहीं पनपने दिया, वेरी गुड, आप एक अच्छे नागरिक बन गए कि आपके यहाँ के मच्छर दूसरों के यहाँ नहीं जाएंगे। पर दूसरे अच्छे बने कि नहीं बने आपको क्या पता, तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, मच्छरदानी लगाएंगे तो मच्छर नहीं आ पाएगा आपके पास, और मच्छर ही नहीं बहुत कुछ नहीं आ पाएगा। सो करके जब उठना ना तो देखना मच्छरदानी के ऊपर बहुत कुछ गिरा रहता है, न कुछ दीवार का कुछ धूली गर्दा गिरा रहता है,
आखिरकार वो हमारे नाक में आँख में जाता है ना, तो मच्छरदानी लगाना अच्छी चीज़ होती है। In addition to them, the immune system of our body is normally fighting off microbes. Becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable diseases. So one way of looking at severe infectious diseases is that it represents a lack of success of the immune system. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. So the basic principle of prevention of infectious diseases is the availability of proper and sufficient food for everyone. Proper nourishment or healthy diet that includes all the necessary nutrients as well as vitamins and minerals is necessary for better functioning of our immune system. इन सभी बचाव के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अच्छा भोजन लें। अच्छी खुराक लेंगे तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह विकसित हो जाएगा, बढ़ेगा, बनेगा, अच्छा रहेगा और आने वाले कीटाणुओं को वो मार के ख़त्म कर देगा, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब जब हमने इम्यून सिस्टम की बात की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो आइए इसके विषय में दो शब्द देख लें। द इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या है? एन इम्यून सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस invading foreign substances and other toxins. The immune system includes the following. हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन मतलब कोई जहर आ रहा हो या कोई पैथोजन आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है या एनी अदर इन्वेडिंग फॉरेन सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज़ है जिसका वर्गीकरण अभी नहीं किया जा सकता है, न बीमारी है न जहर है, पर कुछ आ रहा है, भाई क्यों आवे? हम अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों कोई चलाएगा भाई उसके अंदर? हम आराम से बैठे हैं, बैठे रहेंगे। तो इसीलिए वो भले ही बीमारी ना हो, भले ही वो जहर ना हो, फिर भी अगर कोई चीज़ शरीर में घुस रही है तो उसको रोकने के लिए एक जो तंत्र प्रभावी हो जाता है, हमारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या है इसके सिपाही? पहला, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। Skin and mucous membranes act as the layer of defense. While skin protects the body externally, mucous membranes protect the inside of the body. ये कवच की तरह काम करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कवच ओढ़ करके जाया करते थे, अभी भी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ कहलाती हैं कि उस पर गोले इत्यादि का असर न हो या कम हो, उसमें जवान बैठ के एकदम से जहाँ आग उगल रही उस सीमा पर जाएंगे, तो चमड़ा जो है वो कवच का काम कर रहा है। बहुत सारे के धूल गर्दा क्या कुछ नहीं हमारे ऊपर आ रहा है, मगर वो चमड़ा उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, कीटाणुओं को अंदर नहीं जाने दे रहा है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन, शरीर के अंदर जो कुछ भी लसलसा पदार्थ है, जैसे कि कान में आपको कुछ मैल की तरह लगता है, नाक में डालिए उंगली तो कुछ समझ में आता है, गला में खखारिए और खखार के फेंकिए तो कुछ लिबलिबा चीज़ निकलता है, यही म्यूकस है। तो जहाँ भी इनर लाइनिंग है जो एक्सपोज्ड है आउटर थिंग से, जैसे नाक है, नाक के बाहर चमड़ा है, अगर अंदर भी चमड़ा रहेगा तो फिर वो कैसा मोटा मोटा भद्दा भद्दा हो जाएगा। तो भगवान ने हमारी सुंदरता के लिए अंदर पतला चमड़ा लगा दिया है, फाइब्रस चमड़ा, म्यूकस मेम्ब्रेन, कि अगर अंदर कुछ जा रहा होगा, जैसे कोई चीज़ यहाँ आके टकराया तो यहीं रुक गया, नाक के ऊपर टकराया वो रुक गया, पर अगर वो नीचे से उड़ के ऐसे अंदर की ओर घुस गया तो उसको क्या करेंगे? तो उसके लिए पतली चमड़ी लगा दी गई म्यूकस मेम्ब्रेन की। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पतली चमड़ी है, बड़ी काम की चीज़ है, ये चिपका लेती है चीज़ों को। आप लोगों ने रैट बेट देखा है ना, चूहा चिपक जाता है उसमें, तो
उसी तरह से कोई कीटाणु जा रहा है, धूल जा रही है, तो धूल फेफड़ों तक ना पहुंच जाए, उसके लिए नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको चिपका लेगी तो उसका पानी सूख जाएगा, तो वही कड़ा हो जाता है, जो कि अगर नाक में उंगली डाल के निकालिए तो निकलता है कड़ा, वही है जो कि वो अपने आप को वो खर्च कर चुका है दूसरे को नष्ट करने में। तो उसको भी आपको हटाना होगा, तभी अगला म्यूकस आकर के अगले प्रोटेक्शन कर सकेगा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप नाक में उंगली लगातार डाल के उसको फ्रेश करते रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी लेक्चर में कि तांबे के बर्तन को जब तक अंदर से अच्छे से न चमका दिया जाए तब तक वो तांबा का गुण नहीं मिलेगा आपको। तो उसी तरह से आप नाक चमकाते नहीं रहेंगे, दिन में एक बार उसको साफ़ कर देना पर्याप्त होता है। जिस समय हम लोग नहाते हैं उस समय नहाने के बाद नाक सबसे ढीला पोजीशन में रहता है, उस समय या तो एक झटके से छिनिक दो, और अगर वो छिनिक से नहीं बाहर निकल रहा है तो कोई पतला कपड़ा, भीगा रुमाल या भीगी गंजी से उसको एक बार ऐसे घुमा दीजिए, तो वो लेकर के बाहर गंदगी को आ जाएगा। उसका दिन भर के लिए आप फ्री। आपकी बस आदत को आपको छुड़ाना होगा, नाक को कोई दिक्कत नहीं होगी, नाक रेडी रहेगा दिन भर सुरक्षा कवच का काम करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे आंतों में भी एसिड होता है खाना पचाने के लिए, आंत अंदर न गल जाए तो आंतों में भी इसका मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे बड़ा ये सुरक्षा कवच हमारा है, बाहर से स्किन, चमड़ा, और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे एपिडर्मिस आप लोग पेड़ों में पढ़े थे कि सलवाल उसकी होती है मोटी, वो रोकती है, उसको स्ट्रेंथ भी देती है और विभिन्न चोटों से भी रोकती है। उसके बाद आता है नंबर 2 है अपने इम्यून सिस्टम का प्रहरी, WBC। WBC और द वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। They are the important components of our immune system and are present in the blood and lymph. They function by attacking and killing the pathogens and protect our body by making it free from pathogens and infections. The different types of white blood cells found in the blood are neutrophils, lymphocytes, monocytes, basophils, eosinophils. These blood cells have specialized functions. बेसोफिल्स एंड eosinophils. जब आप लोग कभी अगर जांच को खून के जांच का रिपोर्ट देखेंगे, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा कि बेसोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है इत्यादि। तो उसमें कितना होना चाहिए कॉलम वो भी बना होता है और एक कॉलम वो भी बना होता है कि कितना है। तो अब हम लोग ज्ञानियों की तरह देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अगर कम है, ये अलग अलग उसके वो हैं। जैसे हमारे ही फौज में कुछ हवाई से लड़ने वाले हवाई जहाज़ हैं, कुछ समुद्र से आक्रमण करने वाले पानी के जहाज़ और पनडुब्बियाँ हैं, थल से चलने वाली थल सेना है और रॉकेट लॉन्चर है और टैंक है और होविट्ज़र गन्स हैं, बोफोर्स है। तो इसी तरह से ये तो विभिन्न औजार हैं WBC के जो अंग हैं, ये सब के सब WBC कहलाते हैं, पर वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। कोई किसी बीमारी को से लड़ेगा, कोई किसी बीमारी से लड़ेगा। और खून के जांच से अगर हमने ये देखा कि WBC बढ़ गया है, यानी कि बीमारी आ गई शरीर में, और WBC का कौन चीज़ बढ़ा हुआ है, यानी उस तरह का कीटाणु हमारे शरीर में घुसा हुआ है, ऐसे हम लोग उसका इलाज शुरू करते हैं। कि अब शुरू में इलाज शुरू हो जाता है एक अंदाज़ा से कि चलिए 1-2 दिन कुछ दवाई दीजिए कि शरीर को राहत मिलती रहे, और उसके बाद जो खून का जांच इत्यादि आता है, तो अगर WBC नहीं बढ़ा है, यानी कि ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, खाली वहम हो सकता है, साइकोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। पर WBC नॉर्मल से बढ़ गया है, खूब बढ़ गया है, माने घमासान युद्ध हो रहा है। जो ब्लड टेस्ट है वो एक रिपोर्टर का काम करता है। रिपोर्टर आया है, बताया है
कि शरीर के अंदर घमासान युद्ध चल रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। मदद में कौन सी दवाई भेजनी है वो पहले पता करें कि कौन सा शत्रु आया है, कौन सी मिसाइलें लेकर के। तो उस WBC का कौन सा भाग बढ़ा हुआ है जो कि लड़ने में काम कर रहा है, उससे पता लग जाता है कि उसका शत्रु कौन है, और हम उस तरह की दवाई करते हैं। तीसरा है मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स। NK सेल को नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। Macrophages are large and specialized cells of the immune system. These cells are produced in response to infections or due to the development of damaged or dead cells. They attack cancer cells through destruction and ingestion. अगर कैंसर करने वाले कोई सेल आ गए, कैंसरस सेल्स आ गए, तो इसको खा जाएंगे। बड़े बड़े होते हैं, मैक्रो नाम लिखा हुआ है, जैसे माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो माने मोटा बड़ा। तो कैंसर तक के सेल को खा जाएंगे का ये अर्थ नहीं कि और सेलों से सुरक्षा नहीं करेंगे, औरों से भी सुरक्षा करेंगे, कैंसरस सेल्स को भी नष्ट करेंगे। और दूसरा है NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स बाइंड टू द एनिमी सेल एंड दे डिजॉल्व द मेम्ब्रेन सो द एनिमी सेल्स कैन नो लॉन्गर फंक्शन। एंटीबायोटिक के विषय में बताया गया था कि उनके मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर दिया जाए तो मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गया, पिचक के ख़त्म हो गए। तो ये जो NK सेल्स होते हैं वो अपने आप शरीर में ये एंटीबायोटिक इत्यादि हर चीज़ देखो मौजूद है। कुदरत का करिश्मा इसको कहते हैं कि क्या क्या नहीं बना के भेजा है, कि हमको जीना के लिए भेजा, ज़िंदगी दी है तो जीने लायक बना के भेजा है, कि वो गला देगा उसके वाल को, NK सेल्स भी भेजा है। उसके बाद चौथा है डेंड्रिटिक सेल्स। क्या होता है कि कोई रोग कहीं घुसा, मच्छर ने काटा, यहाँ रोग घुसा, लीवर तक उसको पहुँचना है पीलिया करने के लिए। अब डेंड्राइट सेल्स जो होते हैं वो दिमाग वाले सेल्स होते हैं, वो उनके अंदर ज्ञान बांटने की सामर्थ्य होती है। वो खटाक से सूचना देंगे कि देखो तुम्हारे अंग पर आक्रमण होने वाला है, अपनी तैयारी करो। आक्रमण घुसेगा कहीं और, मगर वो पूरे शरीर को एक्टिव अलर्ट कर देंगे कि खबरदार खबरदार। जैसे सायरन बजता है ये युद्ध के, उसमें हवाई आक्रमण इत्यादि के समय सायरन बजा करते हैं कि आप लोग छुप जाइए, सुरक्षित स्थानों में चले जाइए, बम गिर सकता है, आपके इलाके में हवाई जहाज़ उड़ रहा है दुश्मन का। तो उस तरह से ये सबको सूचित कर देते हैं शरीर को कि सावधान, ऐसा ऐसा बीमारी घुस चुका है। तो डेंड्रिटिक सेल्स क्रिएट द मेमोरी and carry information about the pathogens to the liver, spleen, lymph nodes for preparing them to fight or produce the fighters. चाहे लड़ लो या लड़ाकों की फौज तैयार कर लो, ये सूचना देने के लिए ये काम आते हैं। हम लोगों ने बॉडी के इम्यून सिस्टम को देखा। अब इम्यून सिस्टम शरीर में कुछ तो भगवान ने बना के भेजा है और कुछ हम लोगों का शैतानी दिमाग भी काम करता है कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। जैसे चाइना ने कोरोना वायरस फैला डाला वुहान से, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है कि कुछ किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने ये खोज करके निकाला कि जो भगवान ने हमारे अंदर इम्यूनिटी दे के भेजा है, उससे ज़्यादा इम्यूनिटी हम पैदा कर सकते हैं। और वो इम्यूनिटी जो पैदा करने की चीज़ है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि ये छोटे बच्चों को टीका लगवाने जाना है, रोएंगे, चिल्लाएंगे, छटपटाएंगे, मगर माँ बाप उनके माँ तो चिल्लाओ, कठिन की नहीं,
कलेजे को कठिन करके माते जो है जैसे फोड़ा को चिरवा देती है, उस तरह से वो उस बच्चा आगे स्वस्थ रहेगा, इसके लिए उसको कर देती हैं, सुई लगवा देती हैं। कच्चे से सुई लग जाता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, मगर माता खुश होती है कि चलो इसके परिणाम अच्छे हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि वहाँ तक तो माता दर्द को सह लेती है, पर 3-4 दिन तक बच्चा बीमार रहता है, बुखार रहता है, अनमनस्क रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत कुछ होता है। बच्चा ही नहीं, आप लोगों को भी अगर लगाया जाएगा तो बड़े बड़े बच्चों को लगाया जाए या आदमी को, इंसान को लगाया जाए, उसको भी कम से कम वहाँ सूजन हो जाएगा, खुजलाएगा, दर्द होगा और थोड़ा बुखार भी हो सकता है, थकान भी हो सकती है। इसी तरह इस चीज़ के लिए लोग दवाई करने लगते हैं। बुखार हो रहा है, चलो क्रोसिन खा लिए, बुखार की दवा ले लिए, और डॉक्टर भी साथ देते हैं कि हाँ ठीक है। डॉक्टर के यहाँ माता लेके अपने बच्चे को जाती हैं, डॉक्टर भी दवाई दे देता है कि ठीक है दवाई लीजिए, उसको राहत हो जाएगी, आराम हो जाएगा। हो सकता है मेरे ज्ञान की कमी हो, मैं जब डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं तो वो सही चीज़ हो, परंतु मुझको लगता है कि उस कष्ट को झेल लेने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, रोग में कीटाणु तैयार किए जा रहे हैं कि वो हो भविष्य में लड़ सके, इसके लिए बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम दवाई खिला करके उन लक्षणों को शांत कर दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो इम्यूनाइजेशन पूरा सक्सेसफुल न हो रहा हो, वो काम न कर रहा हो। इसलिए डॉक्टर भले ही बोले कि दवाई खिला दीजिए तो आराम आ जाएगा बच्चे को, मेरे समझ से 2-4 दिन कष्ट में रह लेने देना चाहिए, जिससे कि वो कायदे से लड़ाई करने वाली चीज़ें पैदा हो जाए। जब हम लोग को कीटाणुओं का सुई लगाया जाता है, इनफैक्ट जिस कीटाणु से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उसी कीटाणु का थोड़ा सा खुराक दे दिया जाता है उनको। वह कीटाणु जब बड़ा खुराक में शरीर को मिलता तो क्या होता, तो उससे बचने के लिए छोटी सी खुराक दे दी जाती है। उस छोटा सा खुराक से लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, और वो एंटीबॉडी हमारे एसेट हो जाते हैं, हमारे जीवन भर काम देते हैं, हमारे शरीर में चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फटाफट बढ़ जाते हैं। अगर वैसा कोई कीटाणु आता है तो बढ़ जाते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मुझको ऐसा लगता है कि दवाई जो एंटीबॉडीज़ जिससे बढ़ रही हैं फैक्ट्री, उस समय आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इन्फ्लेमेशन पढ़ा था कि जिस समय प्रोडक्शन हो रहा है अपने शरीर के अंदर सैनिकों का, उस समय सूजन आएगी, बुखार आएगा, इत्यादि चीज़ें आएंगी। तो अगर हम उस चीज़ को रोक दे रहे हैं, बुखार नहीं आने दे रहे हैं, सूजन नहीं आने दे रहे हैं, दर्द नहीं होने दे रहे हैं, खुजली नहीं होने दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो फैक्ट्री है उसी के काम को हम ठप कर रहे हैं। एक और तो हमने इम्यूनिटी का सुई लगवाया और दूसरी ओर दवाई देके उसको रोक दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कायदे से इम्यूनाइज न हो पाएँ। तो इसीलिए मेरा सोचना है कि अगर बहुत दर्द असह्य नहीं है तो 2-4 दिन तक उसको दर्द में पड़े रहने देना चाहिए कि अच्छे से कीटाणु बन जाएं हमारे शरीर में, कीटाणुओं से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में अच्छे से बन जाएं। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। इम्यूनाइजेशन, द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, they relate to a peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infections. Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease. Vaccines are the common means to immunize people.
We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. मिमिक्री होता है ना, नकल उतारना, वही मिमिक्स लिखा हुआ है कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो बीमारी अगर कभी आई तो फिर उस समय क्या करना होगा, उसकी नकल उतारने के लिए थोड़े कीटाणु दिए जाते हैं। इस विषय में एक कहानी है जिसको स्टोरी ऑफ स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बाद में बताते हैं। अभी उसके नीचे हम आकर के इम्यूनाइजेशन के पॉइंट को पूरा कर दे रहे हैं। उस स्टोरी को थोड़ा रुक करके बताएंगे। तो this does not actually cause the disease, but this should prevent any subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. इस इम्यूनाइजेशन के माध्यम से हम जो कीटाणुओं शरीर में ले रहे हैं वो बीमारी नहीं पैदा करती है, परंतु भविष्य के आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए हमें तैयार करती है। Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease-specific means of prevention. There are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio and many others. तमाम सारी चीज़ों के लिए हम लोगों के पास वैक्सीनेशन आ चुके हैं। टिटनेस का अगर कोई वैक्सीनेशन ऐसा बन गया हो कि एक बार लगाइए और फिर दोबारा कभी नहीं होगा, तो अभी वह मुझे नहीं मालूम है, उसको मुझे पता लगाना होगा। परंतु फ़िलहाल टिटनेस का वैक्सीनेशन हम लोगों के हाथ में होता है। अगर कभी किसी को टिटनेस की सुई लगानी पड़ गई, कहीं कट गया, कुछ चोट लग गई और टिटनेस की सुई लगानी पड़ गई, तो उसको एक सुई बिना कहे 6 हफ्ते बाद फिर लगवा लेना चाहिए और उसके 6 महीने बाद फिर सुई लगवा लेना चाहिए। एक तो है कि भाई जब हमको कुछ कटेगा फटेगा तब हम सुई लगवाएंगे, और दूसरा है कि हम अपने आप को इम्यूनाइज कर लेते हैं। तो एक बार सुई कभी अगर भूल से लगाना पड़ गया तो उस समय तो लगी गया, उसके 6 हफ्ते बाद, और उसके 6 हफ्ते के बाद फिर 6 महीने बाद आप लगा लेते हैं, तो वो काफ़ी समय तक आपको इम्यूनाइज रखता है, ऐसा बताया जाता है। These form the public health programs of childhood immunization for prevention of infectious diseases. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. ऐसा क्यों है? अगर सारे बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया, कुछ का किया गया, कुछ का नहीं किया गया, तो क्या होगा? कुछ जो होंगे वो बीमार पड़ेंगे, वो बीमार पड़ेंगे तो अपनी बीमारी औरों को फैलाने में की प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए जहाँ पर भी इम्यूनाइजेशन की बात होती है वहाँ समग्र इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, सबका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि जब वो बच्चे बड़े हों तो एक उम्र के बच्चे सब के सब प्रोटेक्टेड बच्चे रहें। जैसे आज हम लोग फसल उगाते हैं, विभिन्न रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले फसल, कि इसमें ये कीटाणु नहीं लगेगा, ये कीटाणु नहीं लगेगा, ऐसे बीज बोते हैं। उस तरह से बच्चों की फसल जो होगी वो एकदम से तैयार होगी। अगर एक साथ सबको इम्यूनाइज कर दिए, कोई बीमार नहीं, सब सुंदर, सब सुखर शरीरा, बिरुज शरीरा, सब लोग एकदम से निरोगी शरीर के हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। अब उसके बाद आप लोग इस कहानी को देख लें जो आपके पाठ में दिया है, स्टोरी ऑफ स्मॉल पॉक्स। Let us cite an example to try and understand this property. These days there is no smallpox. चेचक अब नहीं है। चेचक किसी ज़माने में बहुत होता था, अब चेचक नहीं होता था। चेचक जब होता था तो उस समय लोग वैसे ही उससे दूर भागते थे, जैसे एड्स से, एड्स से भी भागना अच्छी बात है, परंतु जैसे कोविड-19 से भागा जा रहा है कि
एकदम से निश्चिंत हैं डॉक्टर नर्सिंग होम वाले कि उसका हाथ हृदय जो मन करो निकाल लो, कोई छूने नहीं आएगा इस शरीर को, बस सीधे दूर दूर रह के जला दिया जाएगा। तो उस समय चेचक जब फैला होता था तो ये पाया गया कि घर के लोग भी नहीं कर रहे हैं मदद, परंतु कुछ लोग मदद कर रहे हैं जिनको इसके पहले चेचक हो चुका था, परंतु वो मर चुके, परंतु वो मरे नहीं, वो जी गए। चेचक से मैंने बड़ी माता जी से पहले लोग मर जाते थे इसी तरह, परंतु जो लोग उसको सरवाइव कर गए, मरे नहीं, वो लोग निश्चिंत होकर के जाके सेवा करते थे उन लोगों की। तो ये कहा तो ये जाता था कि उनके ऊपर माई को बड़ी कृपा रहल, माई आई नहीं और गई नहीं, माई आ गई और उसके बाद फिर धार लेके चल गई नहीं। तो यही से भैया उस सेवा करें ना सब कर। तो इस तरह से वो लोगों की चेचक से पीड़ित लोगों की सेवा करने में सक्षम है। परंतु जो साइंटिस्ट बोलते हैं, धार्मिक लोगों को प्रणाम, धन्यवाद, अपनी संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है और वो जी रही है कि न जाने कितने धार्मिक चीज़ों को ऋषियों मुनियों ने, कितने साइंटिफिक चीज़ों को धार्मिक चुनरी उड़ा करके विदा कर दिया समाज में कि जाओ ज्ञान रूपी बेटी अपना समाज का कल्याण करो। तो इसीलिए कोई न कोई कहानी बना के कुछ न कुछ कह के, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगर लगे बोलने तो फिर कैसे काम चलेगा, सब लोग कैसे समझेंगे। पर धार देने के लिए लाइन से औरतें जा रही हैं, एक उसको कस्टम का रूप दे दिया, शोभा पानी बना दिया, सौंदर्य डाल दिया, अलंकृत कर दिया चीज़ों को। तो उस तरह से उन्होंने ऋषि मुनियों ने दे दिया, तो उन्होंने जो भी कहा उसको प्रणाम है, धन्यवाद है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो इम्यूनाइज हो गए, तो वो एक बार उनके शरीर में रोग आया, रोग के कीटाणु और उनके शरीर के ताकत में लड़ाई हुई, शरीर जीत गया और जीत गया तो उसके पास वो मेमोरी हो गई कि अब ऐसा कीटाणु आएगा तो हम कैसे मारेंगे उसको, दे धबिया पाठ एकदम पटक देंगे तुरंत और ख़त्म कर देंगे सेना को। तो उस चीज़ को जानकारी हो गई, इसलिए लोग निश्चिंत होकर के काम करने लगे, उन लोगों की सेवा करने लगे। और ये सब बैकग्राउंड बने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होने के, कि जहाँ डेडली चीज़ें थी कि आदमी डरता था मर जाएगा, वहाँ भी लोग निश्चिंत होकर काम करते थे। अब आ जाइए पेज 186 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th NCERT साइंस, पेज 186। क्वेश्चन 1, why are we normally advised to take bland means soft and nourishing food when we are sick? जब हम बीमार होते हैं तो क्यों कहा जाता है कि भाई मूंग की दाल की खिचड़ी खाइएगा, मूंग की दाल का जूस लीजिएगा, मूंग की दाल सॉफ्ट होती है और नरिशिंग होती है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो उसको because our body needs more and more energy to get newer cells made। हमारे शरीर को जब बीमार पड़ती है शरीर तो फैक्ट्री अपनी तैयार करने चालू हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, तो नए नए सेल बनाने के लिए हमको बहुत एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। न्यूअर सेल्स मेड एंड रिलीज टू ओवरकम द इन्फेक्शन, और फैक्ट्री से बाहर भेजने में भी तो, ट्रांसपोर्टेशन में भी तो एनर्जी लगेगी, तो उसको रिलीज करने के लिए एंड रिप्लेस द सेल्स डाइंग ड्यूरिंग द वेयर एंड टियर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। और अगर किसी जगह कुछ सैनिक मर गए तो उनके बदले में कोई सैनिक भी तो भेजना होगा। हमारे जो बॉडी सेल्स टूट गए, फूट गए, मर गए, उसके बदले में और सैनिक भेजो कि अब आम पर आ गई है, अब लड़ाई हो रही है, जो मर रहा है उसको भूल जाओ, जो और भेजो और लड़ाकों को भेजो। जैसे चाइना की सीमा पर एकदम से डटी जा रही है, हमारी सेना बढ़ी जा रही है। तो the nourishing food provides nutrients to our body that will further provide energy and make new cells।
ये जो नरिशिंग फूड रहेगा और सुपाच्य भोजन, मुलायम सुपाच्य भोजन रहेगा, इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी और न्यूट्रिएंट मिलेंगे जिससे कि और सेल्स प्रोड्यूस हो सके। इसीलिए ऐसे में नो स्पाइसेस इन द फूड मेक इट्स डाइजेशन प्रोसेस फास्टर, does not release acids in the body that can interfere in the treatment and cure। और जो उस तो खट्टा मीठा मिर्च मसाला जो आयुर्वेद के डॉक्टर अनुपान बताते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ वो मत खाओ, ये ज़रूरी होता है जिससे कि गैस न बने और चीज़ों में इंटरफियरेंस ना हो, जो बनता चला जाए कायदे से। इसलिए आप लोग एक सीख ले लीजिए, दवाई आप अंग्रेजी करिए, क्योंकि भाई विश्वास अंग्रेजी दवाई पर है, माँ बाप अंग्रेजी डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, दवाई अंग्रेजी का करिए, परंतु वैद्य जी से जानिए कि ऐसे इस बीमारी में परहेज क्या करना चाहिए। वो परहेज आपको बड़ा काम करेगा अंग्रेजी दवाई को जल्दी का असरदार होने में, क्योंकि वो परहेज से आपके परहेज और बढ़िया भोजन से, हल्के और पौष्टिक भोजन प्लस परहेज से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो किसी न किसी आयुर्वेद के जानकार से संपर्क में रहिए। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड। इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं? द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेज गेट स्प्रेड आर थ्रू द एयर। दे आर आल्सो कॉल्ड एयरबोर्न डिजीजेज। द एयर कैरीज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द डिजीजेज that can cause common cold, influenza, tuberculosis, etc. Through food and water, when one eats, drinks contaminated food, water that contains bacteria, virus, worm, etc., it can cause disease like cholera, typhoid, hepatitis. Through contact, many diseases spread by contact of infected person with the healthy person. Example are fungal infections, skin diseases, scabies, etc. By sexual contact, deadly diseases like syphilis, AIDS can be transmitted by this way. By body fluids, fluids like blood, semen, mother's milk, when infected, can also transmit diseases like AIDS. By vectors, इसीलिए उन माताओं का दूध नहीं पीने दिया जाता है बच्चों को जिन माताओं को एड्स होता है, क्योंकि वो दूध से भी आ सकती है बीमारी। By vectors, the organism that spreads a disease by carrying pathogens from one place to another is called vector. Example, a female anopheles mosquito are vectors that carry parasites called Plasmodium which cause malaria. Question 3, इसको मैंने हिंदी में नहीं समझाया क्योंकि इसको पाठ पढ़ाते समय विधिवत रूप से समझाया जा चुका था। एक माता के दूध वाला नहीं समझाया गया था, उसको मैंने बीच में बोल दिया। Question 3, what precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? Answer, the precautions that one can take in school to reduce the incidence of infectious diseases are by using handkerchief while coughing and sneezing, washing hands before eating, requesting the infected to stay at home, getting vaccinated before the infection affects, keeping the school surroundings clean and checking for stagnant water and reporting it to teacher for further action. कोई अगर बीमार पड़ गया आपके क्लास में, उससे कहिए कि भैया तुम्हारा मत चिंता करो, क्लास वर्क होमवर्क सब नोट करा देंगे, सब बता देंगे, तुम घर पर रहो जिससे कि बीमारी न फैले। और स्कूल के आसपास कोई गड्ढा इत्यादि है तो आकर के सक्षम टीचर को बताइए कि उसमें छिड़काव वगैरह करा सकें। Question 4, what is immunization? Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease. Vaccines are the common means to immunize people. What are the immunization programs available at the nearest health centers in your locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? Answer, the immunization programs available at the nearest healthcare centers are polio eradication program. पोलियो ड्रॉप पिलाना सबको पता है, घर घर पोलियो ड्रॉप पिया जाता है। बड़े बड़े लोग भी पोलियो ड्रॉप पीते हैं, उनको फ़ायदा नहीं करेगा, परंतु अनुभव करने के लिए कि
कैसा लगेगा पोलियो ड्रॉप, मैंने भी पिया है। सीताराम। तो उसके बाद H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम, फिर चाइल्ड इम्यूनेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ईयर्स टू 12 ईयर्स, माने जिस दिन बच्चा पैदा उस दिन से ही आप लगा सकते हैं टीका। हालांकि 6 वीक्स टू 9 वीक्स के बीच में शुरू होता है लगना, और ये तमाम सारे टीके पोलियो, BCG, DPT इत्यादि सब लगते हैं। अब जो प्रश्न था कि क्या चीज़ है आपके इलाके में जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इन मेजर एरियाज ट्यूबरक्लोसिस काजेज केसेस आर रिपोर्टेड इन लार्ज नंबर विच इज़ अ मेजर कंसर्न। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हुआ।